न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूँ विक्रांत रेहानी और आज मेरे साथ हैं भारत के जाने माने साइंटिस्ट जिन्हें हाई एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड प्राप्त है, यानी कि हिंदुस्तान के 0.001% पॉपुलेशन में इन्होंने अपना नाम दर्ज कर रखा है। ये वो शख्सियत हैं जिन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने सर्वे में वर्ल्ड की 2% जीनियस साइंटिस्ट में शुमार किया है। ये वो शख्सियत हैं जिनकी रिसर्च पेपर्स, पेटेंट्स ने अपने आप में एक इतिहास रखा है। मेरी मुराद है डॉक्टर बलबीर सिंह कायत से और आज इनका जन्मदिन भी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको आपके जन्मदिन पर। हैप्पी बर्थडे एंड वेलकम टू ऑन पॉइंट भारत। धन्यवाद। तो कौन है डॉक्टर बलबीर सिंह कायत, हमारे दर्शकों को बताइए। मैं प्रोफेसर बलबीर सिंह कायत यहाँ पे एज ए प्रोफेसर HAG हूँ इन द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री जी। प्रेजेंटली मैं हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जी मैं हूँ। और ये जो ITEP प्रोग्राम है ये NIT अंदर में 2023 में शुरू हुआ है और मैं इसका फाउंडर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। इसके अलावा आई हैव सर्व्ड एट डिफरेंट पोजीशंस जैसे कि डीन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, रजिस्ट्रार, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, डीन एकेडमिक, हेड ऑफ डिपार्टमेंट में केमिस्ट्री 2 बार रहा हूँ जी। और चेयरमैन कल्चरल अफेयर्स भी रहा हूँ और चेयरमैन कैंपस एमिनिटीज रहा हूँ जी। तो बहुत ज़बरदस्त प्रोफाइल और आज आपका जन्मदिन भी है और मैं देख पा रही हूँ सामने केक जैसा कुछ है, नाइफ है केक काटने के लिए, पर ये केक नहीं लग रहा और दिया भी है, तो ये सब कुछ थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये ऐसा है, ये हमने बनाया है हिंदू संस्कृति के अनुसार जी। ये प्योर घी में बना हुआ हलवा है। अच्छा जी। जिसको हमें शेप दिया केक का शेप दे रखा है। हाँ, जी जी जी। और ये बिल्कुल शुद्ध है जी। जब हमने हलवा बनाया सबसे पहले हमने अपनी देवी देवताओं को भोग लगाया है और कुल देवता को भोग लगाया है जी। और उसके बाद हमने इसको इस शेप में लाके यहाँ लाया और है। ये और साथ में हम इसमें मैं दीपक भी घी का दीपक लाया है जो हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार है जी। तो हमें दीपक जलाना है, ना कि फूंक मार के मोमबत्ती बुझानी है। बहुत खूब। तो बिकॉज लाइट इज टू स्प्रेड, तो उजाला कायम रहे, तो ये हिंदू संस्कृति है। वी हैव टू स्प्रेड द नॉलेज, तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट। जन्मदिन केक बैठे से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर काटिए आपका बर्थडे केक, ट्रेडिशनल केक। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो मैं थोड़ा सा केक खिलाई देता हूँ। मैं शुक्रिया जी, ये तो प्रसाद हो गया हमारे लिए। हाँ जी, हाँ जी, ये है ही प्रसाद है। तो ये देवी देवताओं को हमने चढ़ाया था पहले और मैं चाहूँगा कि बच्चों को भी बांटा जाए। सर बहुत अच्छा लगा कि घर की स्त्रियों द्वारा बनाया गया प्रसाद और वही खाया जा रहा है, मुंह मीठा करवाया जा रहा है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सर मेरा आपसे एक सवाल है यहाँ पे, HAG की हिंदुस्तान की 0.001% पॉपुलेशन में आप आते हैं, तो HAG क्या है हमारे दर्शकों को जरा बताएंगे आप? HAG का जो फुल फॉर्म है जी, वो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड जी। ये हाईएस्ट एकेडमिक पोजीशन इन इंडिया है जी। इससे ऊपर कोई एकेडमिक पोजीशन इंडिया में नहीं है जी। ये बहुत कम फैकल्टी को दी जाती है जी। ये पोजीशन प्रोफेसर बनने के बाद मिलती है जी। कम से कम प्रोफेसर 6 साल प्रोफेसर आदमी रहना चाहिए। उसके बाद कहीं जाके फिर आपका जो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन है, एकेडमिक आउटस्टैंडिंग एंड एक्सेलेंस है जी, उसके बेस पे ये। सर ये HAG कौन देता है आपको? ये हमारा इंस्टीट्यूट वाइज होता है जी। तो इंस्टीट्यूट में एप्लीकेशन जाता है, मतलब ये सरकारी एक प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस है जी जी, सरकारी प्रोसेस है राइट। इस सरकारी प्रोसेस के थ्रू ये होता है जी। उसमें आपको अपना एकेडमिक कंट्रीब्यूशन सबमिट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन और गवर्नमेंट उसको फिर इवैल्यूएट करती है। हाँ, फिर इवैल्यूएट होता है। इवैल्यूएट होने के बाद ही जो बेस्ट होंगे उनको। एंड यू आर द बेस्ट।
चलिए, हिंदुस्तान ने तो आपको बेस्ट बोल ही दिया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो सर्वे किया उसमें वर्ल्ड के 2% जो लोग हैं साइंटिस्ट जीनियसेस जो हैं उनमें आपका शुमार आता है, तो उसके ऊपर आप हमें कुछ बताएंगे? हाँ जी, आई एम रैंक्ड अमंग द टॉप 2% इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड जी। ये 2019-2020 में भी रहा हूँ मैं, 2020-21, 2022-23 में भी रहा हूँ। और अभी 23-24 का रिजल्ट अभी आना बाकी है, एनालिसिस आनी बाकी है। और इसके अलावा research.com ने भी सर्वे किया है। जो research.com है एक रिनॉन्ड ग्लोबल रिसर्च एंड एनालिसिस प्लेटफॉर्म है जी जी जी। उन्होंने जब सर्वे किया तो उन्होंने मुझे पाया कि आई एम अमंग द बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और एक और एजेंसी इंटरनेशनल लेवल पे द एडी साइंटिफिक इंडेक्स जी, जब उन्होंने एनालिसिस किया 2023 का उनका जो एनालिसिस है उसके हिसाब से भी आई एम अमंग द बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये डिफरेंट एजेंसीज है जो ये एनालिसिस करती हैं और ये डिपेंड करता आपकी एक्सीलेंस एकेडमिक्स में क्या है। सर, आपके वर्क साइटेड आपके एकेडमिक्स क्या है, आपके जो वर्क साइटेड हैं टोटल कितने हैं? मेरी जो साइटेशन एट वर्ल्ड लेवल इट्स मोर देन 11,000। तो यदि आप एग्जैक्ट पूछे तो इस टाइम 11,387 है। जो मेरा एच इंडेक्स है वो 54 है और I10 इंडेक्स मेरा 168 है। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं एट इंटरनेशनल लेवल जिसके बेस पे साइंटिस्ट को या प्रोफेसर्स को उनको असेसमेंट की जाती है उनकी कि वो किस लेवल के प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है। तो ये इंटरनेशनल लेवल के पैरामीटर्स हैं। कितने पेटेंट्स हैं, कितने पब्लिकेशंस हैं? कुछ 3-4 पेटेंट्स भी है और कोई 5-7 मेरी बुक्स भी हैं और 15-20 बुक चैप्टर्स भी मैंने पब्लिश किए हुए हैं। सर, एक चीज बताइए, आप इतना रिसर्च किए हो, इतना वर्क किया है और आम लोग जो कैमरे के उस तरफ बैठे मेरे दर्शक हैं, आपकी रिसर्च का उनको क्या फायदा है? देखो, हम जो लैब में रिसर्च करते हैं जी, उसका एक ही एम है जी, रिसर्च टू फील्ड, लैब टू फील्ड। रिसर्च शुड गो फ्रॉम लैब टू फील्ड जी। मींस जो हम मटेरियल, मेरा जो ग्रुप है हम वर्क कर रहे हैं स्मार्ट मटेरियल्स पे। स्मार्ट मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं विच कैन रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुलाई, जैसे कि आपका पीएच, टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और या कोई और स्टिमुलाई इन द एनवायरनमेंट। तो वो मॉइस्चर हो गया, तो वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट स्टिमुलाई की ओर रिस्पॉन्ड करता है, बिहेव करता है वैसे ही जैसे आपका डिफरेंट स्टिमुलाई एनवायरनमेंट में है। तो ये हमारे जो मटेरियल्स हैं हम इनको यूज करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मेटल आयंस फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। जो वाटर कंटेमिनेट कर रही है, इंडस्ट्रीज कंटेमिनेट कर रही है जिसमें टॉक्सिक मेटल आयंस आते हैं और जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत हैजार्डस है उनको हम रिमूव करते हैं। मतलब आप प्रैक्टिकली आपकी रिसर्च, आपका वर्क जो है वो इंडिया में से पॉल्यूशन कम करने का काम हाँ, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को ट्रीट करना है ताकि हमारी जो नदियां हैं वो पॉल्यूट ना हो, जो झील्स हैं वो पॉल्यूट ना हो, ओशियन हमारा पॉल्यूट ना हो, वाटर सोर्सेज हमारी पॉल्यूट ना हो। मतलब डॉक्टर बलबीर नायक कि आपकी रिसर्च इंडिया की रिवर्स को, इंडिया की वाटर बॉडीज को जो पॉल्यूशन है उसमें से वो कम करने की कोशिश में है, रोकने में है। हाँ, तो हम वो डिवाइसेस डेवलप कर रहे हैं जी। और साथ में जो हमारा अदर जो फील्ड है वो सस्टेन्ड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स टू द पेशेंट्स। मतलब आम भाषा में कैसे मतलब जो हम दवाइयाँ खाते हैं उन दवाइयों को कैसे कंट्रोल्ड मैनर में दिया जाए। होता क्या है, कई बार बॉडी में दवाई का ओवरडोज चला जाता है, कई बार कम डोज जाता है। बिल्कुल, ओवरडोज जाएगा तो उसकी टॉक्सिसिटी होगी, साइड इफेक्ट होंगे। यदि कम डोज में जाएगा तो उसका इम्पैक्ट कुछ आएगा नहीं। इसलिए जो कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स जो हम डिवाइस बना रहे हैं, हम क्या अपने डिवाइस में ड्रग को अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद उसको डॉक्टर जो है उसको इम्प्लांट कर सकता है जहां ड्रग की जरूरत है। दैट इज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। टारगेटेड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स मीन जो ऑर्गन इफेक्टेड है सीधा उस पे असर जाए, वहीं पे उसको इम्प्लांट करे। इम्प्लांट करके फिर जो हमने डिवाइस डेवलप की है तो स्लोली ड्रग को वहां रिलीज करेगी। जबरदस्त। तो हम इस तरह का काम कर रहे हैं अपनी लैब में। तो ये सीधा ही लैब टू फील्ड वर्क है।
मतलब कि मेरी लाइफ में आपके किए हुए रिसर्च का असर होगा। मुझे साफ पानी मिलेगा पीने को, मेरे आने वाली जनरेशंस को पानी साफ मिलेगा। मैं अगर बीमार हूँ तो वो दवाई मेरे कौन से ऑर्गन में वो प्रॉब्लम है सीधा उस पर असर करेगी। बहुत जबरदस्त। फिर एक और चीज है, जो हमारा जो वर्क है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी है। जी जी। अब प्लांट्स को जो फर्टिलाइजर रिलीज है, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड जो रिलीज करना है जी, तो वो यदि कंट्रोल्ड मैनर में हम रिलीज करेंगे प्लांट रूट्स को, तो उसमें फायदा ये होगा कि जो ओवरडोज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फंजीसाइड या फर्टिलाइजर वो नहीं होगा। यदि ओवरडोज नहीं जाएगा प्लांट्स को, तो उससे क्या फायदा कि सॉइल आपकी पॉल्यूट नहीं होगी, कंटेमिनेट नहीं होगी, केमिकल्स कम जाएंगे शरीर में। केमिकल जब वो सॉइल कंटेमिनेट नहीं होगी तो अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना। तो हमारा जो डिवाइस है हमने डेवलप की, वो हम कंट्रोल रिलीज ऑफ फर्टिलाइजर में भी यूज करते हैं। तो किसानों के काम आ जाएगा, एक रेवोल्यूशन आएगी। तो बिल्कुल लैब टू फील्ड वर्क है हमारा, सीधा सीधा। तो ये तो हमने प्लांट्स पर हम अपने उगाते हैं यहाँ पे, और कंट्रोल रिलीज ऑफ फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड हम यहाँ लैब में करते हैं, और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके। तो वर्क टोटली लैब टू फील्ड है हमारा। ब्यूटीफुल सर। मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगी, क्योंकि आप बहुत एकेडमिक्स में हैं, आप स्टूडेंट्स को देखते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एकेडमिक रीजन भी करते हैं। अगला सवाल देश की तरफ से है। देश के नौजवान गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम 17 स्टेट्स में 70 एग्जाम लीक हुए हैं, मेजर जिसमें से यूजीसी, नीट और इंजीनियरिंग के एग्जाम्स हैं। तो देश के नौजवान 12th पास करके यहाँ क्यों पढ़े? एग्जाम तो लीक हो रहे हैं, तो बिक रही हैं सीटें, ऐसे जो हैं इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो नौजवान जो है जहाज़ों में बैठ के कह रहे हैं 12वीं के बाद दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। तो उस पे आप क्या गुहार लगाएंगे, क्या कहना चाहेंगे देश की सरकारों को? देखो, है तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जी। यहाँ पे हमारे नौजवान हैं जी, मास्टर डिग्री करते हैं जी, उसके बाद डॉक्टरेट डिग्री करते हैं जी। तो जब देश को सर्व करने की बारी आती है जी, वो दूसरे देश को चले जाते हैं जी। तो कुछ गलती हमारे पार्ट पे भी है जी, कि हमारे देश में इतनी कैपेसिटी नहीं है उन नौजवानों को अच्छी जॉब दे सके। क्यों? देखो, डॉक्टरेट है, बहुत बड़ी डिग्री मानी जाती है जी, दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है डॉक्टरेट जी। उसके बावजूद यदि बच्चे को जॉब ना मिलेगा जी, तो बच्चा डेफिनेटली बाहर को जाएगा ही। तो लेकिन उसका फायदा बाहर के देश वाले उठा रहे हैं, जो उनको अच्छा पैसा देते हैं। कई बार तो उनको 5-7 साल वहाँ जॉब करने के बाद उनको PR भी वहाँ मिल जाता है जी। तो वो परमानेंट रेजिडेंशियल वहाँ के बन जाते हैं जी। तो हमारे देश को घाटा तो है इसी का, क्योंकि हमारा देश से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारा जब यहाँ जो एक्चुअल जो ब्रेन है, क्रीम जो हमारे देश की, वो बाहर जा रही है, हर साल जा रही है। दूसरा सवाल था आपका +2 के बाद जी, एग्जाम लीक नहीं, +2 के बाद बच्चे बाहर जा रहे हैं जी जी। तो पेरेंट्स की आजकल साइकोलॉजी बन चुकी है। वो साइकोलॉजी ये है कि जब बच्चे को यहाँ पे जॉब ही नहीं है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके या PhD करके क्या फायदा है? क्यों ना बच्चे को बाहर भेजें, 15-20 लाख खर्च करें, वो वहाँ पे 2-3 साल का डिप्लोमा करेगा और उसके बाद उसको आराम से वहाँ जॉब लग जाएगी और वो अपनी अच्छा पैसा कमाएगा और सेटलमेंट भी अच्छी हो जाती है बच्चे की। तो ये पर्टिकुलर पंजाब में बहुत हो रहा है अभी, बाकी स्टेट्स में भी ये फैल रहा है ये बीमारी जी। तो पंजाब में तो मेरे ख्याल 80 to 90% लोग इस तरह ही कर रहे हैं। +2 के बाद बच्चे 5 to 6 लाख पर एनम है जो हमारे पास डाटा है, तो 5 से 6 लाख बच्चे हर साल पंजाब से बाहर जा रहे हैं। तो ये बीमारी रोकने का हमारी गवर्नमेंट को इसमें सोचना पड़ेगा जी। तो इसमें जो सबसे बड़ा कल्प्रिट मैं मानता हूँ वो है हमारा पॉपुलेशन जी। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमारा बहुत ज्यादा है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज देयर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज देयर। तो यही प्रॉब्लम है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, किसी भी पार्टी गवर्नमेंट हो, कोई अफोर्ड नहीं कर पा रही कि अच्छी जॉब बच्चों को दी जाए जी। तो अच्छी सैलरी बच्चों को दी जाए जी। तो जो क्वालिफाइड बच्चे हैं उनको अच्छी सैलरी दी जाए, वो कोई भी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रही, क्योंकि 144 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे देश में। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज है बहुत कम है। हमारे पास जो जमीन है सिर्फ 2% है जी। 19% अब टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड आपके पास पॉपुलेशन है 19% और जमीन सिर्फ आपके पास 2% है जी। तो रिसोर्सेज
खूब सोचो, सोर्सेज हमारे पास है नहीं। तो यही कारण है, ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है और +2 के बाद बच्चे बाहर भी जा रहे हैं जी। यही कारण है। तो इसके बारे में गवर्नमेंट को और हमारे जो भी बुद्धिजीवी है सोचना पड़ेगा उसके बारे में। मेरा सवाल एक और था बीच में, वो आपका छूट गया कि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके लिए आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स को, पॉलिसी मेकर्स को? देखो जी, इसमें तो देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और इसमें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए अगेंस्ट करप्शन। बहुत बड़ा बयान डॉक्टर बलबीर कायत का, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और सख्त से सख्त सजा उन करप्ट लोगों को जो इस चीज में इन्वॉल्व हैं और देश के भविष्य के साथ, बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सर, मेरा इसके साथ आपसे अगला सवाल कि अपनी अचीवमेंट्स, अपने अवार्ड्स, जो ऑनर्स आपको मिली हैं, कुछ उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे प्लीज? हाँ, मुझे जो है, मैं वैसे भी NIT के अंदर में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मैं मेंबर रहा हूँ जी जी, और आई एम प्रेजेंटली द फेलो ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एडवांस मटेरियल्स। ये स्वीडन से हैं जी। तो उन्होंने मुझे ऑनर किया, मुझे अपना फेलो बनाया है इंटरनेशनल सोसाइटी का, मैं वहाँ पे फेलो हूँ। और आई एम द फेलो ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर एनवायरनमेंट एंड रिसर्च, उन्होंने मुझे ऑनर किया, एज ए फेलो बनाया है। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ एशियन पॉलीमर एसोसिएशन का, वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं, और मैं चेयरमैन हूँ एशियन पॉलीमर एसोसिएशन के एक बायोफोरम है तो उसका मैं चेयरमैन हूँ आजकल। इसके अलावा मुझे काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, जिनमें से मैं आपको बताना चाहूँगा जी। रिसेंटली आई एम नॉमिनेटेड फॉर एशियन पॉलीमर एसोसिएशन अवार्ड। वंडरफुल। ये अवार्ड मुझे सोशल सोसाइटल सर्विस के लिए दिया जा रहा है और 2024 में, अभी अक्टूबर 2024 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जयपुर में, मुझे वहाँ ये अवार्ड दिया जाएगा। वंडरफुल, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। तो दूसरा, मुझे लास्ट ईयर 2023 में शिक्षा महाकुंभ में सोसाइटल सर्विस के लिए एक अवार्ड मिला था जी। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ISTE जिसको हम कहते हैं, उन्होंने मुझे बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड ऑफ द ईयर 2022 दिया था जी। और उससे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट ने मुझे 2018 में बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड दिया जी। और NIT जलंधर ने बेस्ट टीचर अवार्ड मुझे 2018 में बेस्ट टीचर अवार्ड मिला मुझे। और फेलो ऑफ द ईयर ये हिम साइंस कांग्रेस ने मुझे दिया 2013-2014 में। सर, ये लड़ी बहुत लंबी है, इसमें एक अवार्ड और है, आपको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया, राष्ट्रपति हिंदुस्तान के, भारत देश के, दो बार से भी ज़्यादा। मेरी जो सुनने में आया कि 2017 से लेके ऑनवर्ड्स टू बी कंटिन्यूड आप हमेशा प्रेसिडेंट नॉमिनी रहे हैं NIT की जब भी सिलेक्शन होती है प्रोफेसर्स की, तो उसके ऊपर आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आई एम रियली ऑनर्ड, हिज एक्सीलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मैं नॉमिनी रहा हूँ जी फॉर सिलेक्शन इन NITs जी। 2017 से 2020 तक रहा हूँ मैं जी। इससे बिग ऑनर। और NITs, यू नो, these are the institutions of national importance जी। और 2019 से 2022 में हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नॉमिनी IIT मंडी के लिए भी रहा हूँ मैं फॉर सिलेक्शन इन फॉर फैकल्टी इन केमिस्ट्री। 2019 से 2022 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नॉमिनी रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि एक छोटा सा गांव है शिमला के पास, रोरू करके, है ना? हाँ जी। तो वहां से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट्स नॉमिनी और HAG में आपका होना, तो ये सफ़र, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या टेक है? इतना लंबा सफ़र पीछे मुड़ के देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आए हैं जी। तो मैं बेसिकली तो हिमाचल से हूँ जी जी। और मेरा शिमला डिस्ट्रिक्ट तहसील रोडू है जी। उसमें एक छोटा सा गांव है दलगांव। हाँ जी, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ जी। तो मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन रही है जी, उसी गांव से की है प्राइमरी, तो 1st to 5th जी। तो 3-4 किलोमीटर हमें पहाड़ी चढ़ के स्कूल जाना पड़ता था। तब आप 5वीं कक्षा में थे और आप पहाड़ी चढ़ते और उतरते थे? हाँ जी, तो मतलब पहाड़ तो पहले ही पार कर लिया आपने? पहले पार कर लिया था। हाँ जी। तो वो मजबूरी थी
पढ़ना भी था, पढ़ने का शौक था। जबरदस्त। तो एक जुनून होता पढ़ने का। हमारी तरफ बोलते हैं कि तूने कौन सा पहाड़ पार करना, तो आपने तो किया पहाड़ छोटे बहुत पहाड़ पार किए। तो फिर ये वहाँ उस टाइम हमारे गांव में लाइट नहीं होती थी। अच्छा जी। 70s की बातें हैं, तो लाइट कोई नहीं थी 1970। तो हाँ जी। तो रात को मैं और मेरे ब्रदर जब पढ़ते थे तो लैंप जलाते थे जी, मिट्टी तेल का जो लैंप होता है उसके सामने बैठ के पढ़ाई होती थी हमारी। होमवर्क। अब आपके ब्रदर क्या करते हैं? वो he retired as principal chief scientist। वो भी साइंटिस्ट, आप भी साइंटिस्ट। सर आपके पिताजी क्या करते हैं? वो पुलिस में थे, वो एज ए डिप्टी स्टूडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी पुलिस रिटायर्ड। और मम्मा? मम्मा हाउसवाइफ थे। तो फिर पुलिस वालों के आप औलाद हैं, तो पिटाई कुछ ऐसा कुछ होता था? नहीं, घर में आपकी हैप्पी दिवाली करते थे पेरेंट्स? नहीं, पिताजी ने तो कभी नहीं मारा जी, भले वो पुलिस में थे जी, हमें नहीं मारा, मदर जरूर मारते थे। अच्छा, तो पिटते थे, बराबर पिटते थे? बराबर। उन्होंने तो लास्ट तक भी पिटते थे, हम बड़े भी हो गए थे, नौकरी भी लगे थे, तो दिल करता था 2-4 मार लेते थे। तो बट वो एक आशीर्वाद था, ब्लेसिंग्स थे जो अब याद आती है। माँ के हाथ के पिटे हुए और देखिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया आपका नाम। हाँ, बस उन्हीं का आशीर्वाद है, अब उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स हमारे साथ जी। सर आपका कॉलेज और आपकी पीएचडी मास्टर्स की पढ़ाई कहाँ हुई, कुछ बताएंगे? हाँ, उसके बाद मैं बता रहा था आपको जी। फिर 6th and 8th हम उसके पास में एक स्कूल था 7-8 किलोमीटर दूर, नदी क्रॉस करके खड्ड में जाना। मतलब नदी भी क्रॉस की, हाँ, खड्ड भी पार की, क्रॉस करते थे, खड्ड फिर वहाँ पहुँचते थे, तो फिर शाम को वापस आना जी। तो वहाँ से 8th करने के बाद फिर 9th के लिए हम रोड पहुँचे, रोड हाई स्कूल में, वहाँ से 9th किया और मैट्रिक के लिए हमें डीएवी स्कूल लक्कड़ बाजार शिमला लक्कड़ बाजार वहाँ एडमिशन लिया और वहाँ से मैट्रिक किया मैंने जी। फिर कॉलेज के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज संजौली वाला जो है शिमला में, वहाँ से हमने ग्रेजुएशन की इन साइंस। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री मैंने एचपी यूनिवर्सिटी शिमला से किया और डॉक्टरेट। फिर डॉक्टरेट मैंने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिस पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हाँ जी। तो वहाँ से मैंने डॉक्टरेट किया। फिर उसके बाद मैं पोस्ट डॉक किया यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर फर्स्ट इन नॉनी, वहाँ 2.5 साल पोस्ट डॉक रहा मैं। उसके बाद मुझे रेगुलर जॉब एनआईटी हमीरपुर में मिली एज असिस्टेंट प्रोफेसर। कितने मुल्क घूम चुके? 10-15 तो घूम चुका होगा, रिसर्च के बेसिस पे ही। रिसर्च के बेसिस पे। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल, अमेजिंग। सर आपके इंस्पिरेशन कौन है? Obviously my first inspiration is my mother जी। Because of her blessings I am here at this position this time जी। तो बाकी blessings तो teachers की at different stages पे रही है जी। Particularly that teachers who were at primary level जी, जिन्होंने वहाँ मुझे सिखाया और बेसिक उनसे सीखा, जो भी सीखा उनसे सीखा है, अगर शायद हम इस पोजीशन पर आज नहीं पहुँचती। जो फाउंडेशन थी हमारी बहुत सॉलिड उन टीचर्स की वजह से रही है। I salute my those teachers। तो उसके बाद जब हम आगे बढ़ते गए बिकॉज ऑफ साउंड फाउंडेशन, तो जब यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचे तो वहाँ डिफरेंट प्रोफेसर्स जो थे, मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। प्रोफेसर इंद्रजीत कौर थे वहाँ पे जी, प्रोफेसर आर.के. महाजन, प्रोफेसर बी.एन. मिश्रा, प्रोफेसर सी.एस. पांडे, प्रोफेसर चौधरी, प्रोफेसर नीरज शर्मा। तो आई एम हाईली थैंकफुल टू देम। कोई एक जो थे एचपी यूनिवर्सिटी में उन्होंने इतना इंस्पायर किया, इतने उन्होंने हमें इनकरेज किया कि गो अहेड इन लाइफ, यू हैव द पोटेंशियल, यू कैन डू दिस समवेयर इन योर कैरियर। तो प्रोफेसर सी.एस. पांडे तो मैं लाइफ में कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, मुझे बहुत गाइड किया और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जाने के लिए उन्होंने मुझे एक तरह से गार्डियन एंजल हो गए, आपको गाइड करते रहे। So is great and I cannot forget him throughout of my life and throughout my career। तो जब पंजाब यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो मेरे जो गाइड थे प्रोफेसर एच चावला, तो वेरी ऑनेस्ट, इतने ऑनेस्ट आदमी मैंने आज तक नहीं देखे लाइफ में। बहुत डेडिकेटेड रिसर्चर और जो रात के 11-12 बजे भी अपने कैबिन में बैठे होते थे। तो मुझे छोटी चीज की कोई चाहिए होती तो उठा के ले आते थे कहीं से भी। जस्ट लाइक पेरेंट्स। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरा वहाँ पे चंडीगढ़ में और थ्रू लाइफ आई कैन नॉट फॉरगेट। सर अपने घर परिवार के बारे में, अपने औलाद संतान के बारे में कुछ बताएंगे? मेरी 2 बेटियां हैं जी। एक इंडियन नेवी में है जो इस टाइम लेफ्टिनेंट कमांडर पोजीशन पे, एंड आई एम प्राउड ऑफ हर। तो वो मेरे दिल में इच्छा थी
कि एक दो बेटियों में से मेरी एक बेटी देश की सेवा करे और वो कर रही हैं। वो कर रही है। और दूसरी बेटी मेरी डॉक्टर बन गई है। शी इज क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट। वंडरफुल। या सो शी इज इन चंडीगढ़, तो वहाँ सर्व कर रही है। सर एक बात बताइए, आप फिल्में वगैरह देखते हैं? आप साइंटिस्ट हैं, मैं इसलिए भी लोगों को लगता है कि साइंटिस्ट तो मतलब किताबें और रिसर्च, आप फिल्में देखते हैं? हाँ, फिल्में देखता हूँ, लेकिन पैट्रियोटिक फिल्म देखता हूँ। लास्ट कौन सी देखी थी? मैंने अभी परसों देखी है तिरंगा। मैं उसी को देखता हूँ बार बार। जब दिल करता है तो तिरंगा लग जाती है तो कहीं मैं छोड़ता नहीं हूँ। घर में भी सब हंसते हैं, कहते हैं इनको तो सिर्फ बंदूक वाली फिल्में का मजा आता है, मतलब जिसमें झंडा लहरा रहा है, झंडा होना चाहिए, जहाँ तिरंगा दिखे मुझे वही फिल्म अच्छी लगती है। बाकी फिल्म में बहुत कम देखता हूँ जी। या बॉर्डर फिल्म है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बॉर्डर, सनी देओल। हाँ जी। फिर आपने वो भी पिक्चर देखी होगी सनी देओल की लेटेस्ट गदर मूवी, वो भी देखी। मींस आपको ऐसी ही पिक्चरें पसंद है? मुझे ऐसी मूवीज पसंद है। राइट। आपकी कोई सेलिब्रिटी क्रश, कोई फीमेल एक्ट्रेस जो आपको बहुत पसंद हो, आपके जब आप कॉलेज में पढ़ते थे उस टाइम? नहीं, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बता दीजिए सर। नहीं, मेरा रहा ही नहीं इंटरेस्ट इतना। अच्छा, शुरू से ही नहीं? शुरू से नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा किताबी कीड़ा ज्यादा था। अच्छा, आप बिल्कुल बुकवर्म टाइप से। बुकवर्म नहीं कह सकते जी। आई हैड ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आई कुड ड्वेल जी, लेकिन इतना ज्यादा इंटरेस्ट इस साइड था नहीं। जी, बहुत शानदार बात सर। अच्छा सर, अब जाते जाते देश के नौजवानों को, ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? इस वक्त पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ओर देख रही है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं। हमारे देश में 60 करोड़ से ऊपर नौजवान हैं और 60 करोड़ का मतलब है दूसरे देशों की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी हमारे देश में युवा है। यदि हम इस युवा एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करें तो हमारा देश बहुत तरक्की कर सकता है। तो मैं अपने युवा वर्ग को यही कहना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ते हुए अपने देश का, इस ग्रेट नेशन का नाम रोशन करें और अपने तिरंगे को पूरे दुनिया में सबसे ऊंचा फहराएं। जय हिंद। मेरे साथियों, मेरे प्यारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों, डॉक्टर बलबीर सिंह कैत एक छोटे से गांव से उठकर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हिंदुस्तान में HAG और न जाने कितनी उपलब्धियां कर ली और जितना भी अपने करियर में काम किया वो सब आपके नाम किया। ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। सिर्फ जरूरत है खुद से जुड़ने की, अपने जड़ से जुड़ने की। देश तरक्की करेगा अगर हमारी सोच उस तरफ होगी। समाज को, देश को, सरकारों को गुहार लगाई आज डॉक्टर बलबीर कैत ने। जागने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है और इसी तरह से हम आपको जगाते रहेंगे, सोचने पे मजबूर करते रहेंगे। नमस्कार, थैंक यू।